नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज के लेक्चर में जर्मन ज्योग्राफर से उनको कंप्लीट करेंगे हम। तो इसी कड़ी में देखते हैं अल्फ्रेड वेबर को। अल्फ्रेड वेबर जो है इकोनॉमिक्स जो ज्योग्राफी है उसमें इनका अधिक योगदान है। इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं अपन। जर्मन ज्योग्राफर है, इनका जन्म है 30 जुलाई 1868 और मृत्यु है 2 मई 1958 को। नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट है, ये ज्योग्राफर है और सोशोलॉजिस्ट थ्योरेटिशियन भी है ये। और मैक्सिमम जो इनका वर्क है, जो प्रभावी इनका वर्क है, वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल में। अल्फ्रेड वेबर से भी पहले इनकी थ्योरी जो पढ़ेंगे, इन्होंने जो काम किया था, इनसे भी पहले जो विलियम लोन हार्ट हैं जो उन्होंने वर्क किया था, तो इसी के बाद इन्होंने वर्क किया जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसमें। तो विलियम विल्हेम लोन हार्ट है, वो भी औद्योगिक भूगोलवेता है, जर्मन ज्योग्राफर, जर्मन इकोनॉमिस्ट है ये भी। 1832 से 1819 इनका टाइम है। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था अल्प व्यय अवस्थिति सिद्धांत, इसी को आगे मॉडिफाई करके इन्हीं की विचारधारा को अल्फ्रेड वेबर ने आगे बढ़ाया था। तो अल्फ्रेड वेबर से भी पहले विलियम जो लोन हार्ट है उनका वर्क किया हुआ था इसी कंसेप्ट पे। तो इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए आप। नेक्स्ट वेबर के बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं थोड़ा। वेबर जो है, इनकी बुक है उबेर डेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्री, जो कि 1909 में आई थी। तो बुक जो है, इसकी जो वर्डिंग है वो जर्मन लैंग्वेज में है, अंग्रेजी अनुवाद है इसका थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। बुक और जो सिद्धांत है उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो सिद्धांत है वो है अल्पतम परिवहन व्यय अवस्थिति सिद्धांत, लोकेशन लिस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थ्योरी जो है इनका सिद्धांत है, और थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री है, ये इनकी बुक है। बुक आई थी 1909 में। अल्पतम परिवहन व्यय अवस्थिति इनकी जो सिद्धांत है और बुक है वो है थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। नेक्स्ट है इनके जो सिद्धांत है उसका एक ब्रीफ लेते हैं अपन, समरी बनाते हैं इसकी। तो इनका जो सिद्धांत है उसके अनुसार किसी भी उद्योग की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां समस्त कारणों से होने वाला कुल व्यय न्यूनतम हो। अल्पतम परिवहन अवस्थिति सिद्धांत नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो भी व्यय है समस्त कारकों को मिलाकर टोटल जो खर्च है वो न्यूनतम होना चाहिए। परिवहन लागत है जो उद्योगों की, वो भी उस स्थान जो अवस्थिति है उस पर परिवहन जो लागत है वो भी मिनिमम होनी चाहिए। इनका जो सिद्धांत है वो जो 2 फैक्टर्स हैं उन पर बेस्ड है, श्रम लागत और समूहीकरण या एकत्रीकरण का लाभ। श्रम लागत प्रथम विचलन इन्होंने बताया श्रम लागत को, और द्वितीय विचलन बताया समूहीकरण या एकत्रीकरण जो है उसको। 2 फैक्टर्स बताए या 2 विचलन कारक बताए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको थोड़ा सा ब्रीफ में अगर अपने और डिटेल में अगर इसकी स्टडी करनी चाहें तो इसमें समझ सकते हैं कि उद्योग की स्थापना उसी जगह होनी चाहिए जहां एकत्रित माल को इकट्ठा करने की लागत और तैयार माल को बाजार तक भेजने की लागत न्यूनतम आए। दोनों जो लागत है वो न्यूनतम होनी चाहिए। प्रथम विचलन जो है उसके बारे में इन्होंने बताया कि प्रथम विचलन की बात कही, जहां श्रम लागत से अतिरिक्त परिवहन लागत बचती है तो वहां भी उद्योग लगाया जा सकता है। द्वितीय जो विचलन बताया वो बताया इन्होंने समूहीकरण या एकत्रीकरण, एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन क्या का मतलब होता है क्लस्टर बन जाना, एक इंडस्ट्री का क्लस्टर बन जाना। इसको हम अगर डेली लाइफ में भी अगर देखना चाहें, जहाँ भी हम इंडस्ट्री की लोकेशन देखेंगे तो उसके आसपास बहुत सारी जो इंडस्ट्री है, जो अदर जो उद्योग धंधे हैं वो भी विकसित हो जाते हैं, क्योंकि एक क्लस्टर बन जाता है, एक गुच्छ सा बन जाता है, समूह हो जाता है पूरा इंडस्ट्री का। तो वहाँ अनेक प्रकार के जो व्यवसाय हैं उनको वो फलते हैं फूलते हैं, और उससे क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उसमें भी उनको बचत होती है, और जो लेबर है वो भी सस्ता मिल जाता है। तो इसमें देखते हैं आगे लाभ के जो कारण है। द्वितीय विचलन बताया और कहा कि जहां अलग अलग तरह के कारखाने एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तो कई तरह के लाभ मिल जाते हैं और लागत कम हो जाती है। लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट, और जो भी जैसे एक अपन ने स्टील इंडस्ट्री को अगर एग्जांपल लें, स्टील इंडस्ट्री,
तो उस पे भी बेस्ड बहुत सारे वहाँ पर जो उद्योग धंधे हैं वो विकसित हो जाएंगे। तो जैसे कोई ट्रांसपोर्ट है, जो इनकमिंग और आउटकमिंग जो है दोनों में ही इसको लाभ मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, इनसे पहले विल्हेम लोनहार्ट है, उन्होंने इस पे वर्क किया था, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना आप। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे वॉल्टर क्रिस्टोलर को। अगर अल्फ्रेड वेबर के ही सिद्धांत पे थोड़ी सी और समझना चाहें तो इसमें क्या है कि जो इंडस्ट्रियल लोकेशन है उसका मतलब इन्होंने क्या लिया कि जो उद्योग धंधा है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या होनी चाहिए, इंडस्ट्री है या उद्योग है वो किस स्थिति पर बेस्ड होना चाहिए, उसके बारे में इस सिद्धांत में वर्णन है। और इन्होंने एक एनालिसिस दिया कि जो इंडस्ट्री की जो लोकेशन है वो एक स्पेशल पैटर्न पे बेस्ड होती है, उसका एक वितरण पैटर्न होता है। जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, some industries are spread everywhere evenly throughout the whole region and some other are found only at a particular place। तो जो कुछ जो उद्योग होते हैं वो एक स्थान विशिष्ट पर ही लगाए जा सकते हैं, वो कहीं भी नहीं लगाए जा सकते, हर कहीं नहीं लगाए जा सकते। तो जैसे फुट लूज इंडस्ट्री का अपन एग्जांपल लें, फुट लूज इंडस्ट्री है तो वो क्या होते हैं, उनको स्थान से स्वच्छंद होते हैं, वो स्थान पर निर्भर नहीं करते। और जैसे जो लोह इस्पात उद्योग हमें लगाना है तो उसके लिए हमें पहले जल विद्युत है उसकी भी अरेंज करना पड़ेगा, एक उसको स्पेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए। अदर जो वेस्ट जो मैनेजमेंट है वो भी हमें उसकी भी लोकेशन सेट करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो स्टील जो इंडस्ट्री है वो हर कहीं नहीं लगाई जा सकती। और इसी में अगर एक एग्जांपल लेना चाहे तो फुट लूज जो इंडस्ट्री है जो कि समय और स्थान से बाधित नहीं होते, ऐसी जो इंडस्ट्री है वो हर कहीं पर लगाई जा सकती है। तो इन्होंने कि जो उद्योग है उनकी अवस्थिति किस प्रकार से निर्धारित की जा सकती है उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया और उसी के बारे में सिद्धांत प्रस्तुत किया। नेक्स्ट अपने देखते हैं वॉल्टर क्रिस्टोलर को। वॉल्टर क्रिस्टोलर जो है ये भी जर्मन ज्योग्राफर हैं, इनका समय है 1893 से 1969। मोस्ट इम्पोर्टेंट जर्मन ज्योग्राफर हैं ये। इनका योगदान देखते हैं अपने, जर्मन आर्थिक भूगोलवेत्ता हैं वॉल्टर क्रिस्टोलर। 1933 में इन्होंने केंद्र स्थल सिद्धांत सेंट्रल प्लेस थ्योरी दिया था। सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो शब्द है, सेंट्रल प्लेस जो शब्द है वो मार्क जेफरसन ने 1931 में ही दे दिया था। तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी अगर सिद्धांत की बात करें तो क्रिस्टोलर का है और शब्द की बात करें तो मार्क जेफरसन का है। इनकी बुक है मार्क जेफरसन की द लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी पर इन्होंने वर्क किया था। ये भी अपन पढ़ेंगे आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनमें। वॉल्टर क्रिस्टोलर का सिद्धांत 1933 में और बेवेरिया जो क्षेत्र है जर्मनी का उस पर अध्ययन किया था इन्होंने, तो उस पर बेस्ड इन्होंने ये सिद्धांत दिया। इन्होंने केंद्रीय स्थान है उसके बारे में कुछ बताया और जो थ्रेशोल्ड और रेंज होती है उसके बारे में बताया। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है किसी भी जो केंद्रीय स्थान है या फिर किसी भी सेवा को शुरू करने के लिए जो मिनिमम पॉपुलेशन या मिनिमम कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए। मिनिमम पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं और मिनिमम कॉस्ट भी बोल सकते हैं। रेंज का मतलब होता है उसकी परास कितनी है या उसका क्षेत्र विस्तार कितना होता है, वो होती है रेंज। तो रेंज और थ्रेशोल्ड दोनों ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है क्रिस्टोलर के अनुसार किसी प्रदेश में बाजार केंद्रों के बीच पदानुक्रम पाया जाता है, हायरार्की पाई जाती है, एक के बाद एक जो सर्वोच्च हो गया फिर उसके बाद ऐसे एक पदानुक्रम पाया जाता है। सभी बस्तियां केंद्र स्थान होती हैं और केंद्रीय कार्य रखती है। केंद्रीय स्थान वाली जो बस्तियां होती हैं उनके पास कुछ विशिष्ट वर्ग होते हैं जिनको अपन केंद्रीय स्थान दे सकते हैं, उनको केंद्रीय कार्य होते हैं उनके पास। केंद्र स्थान की डेफिनेशन में इन्होंने बताया कि केंद्र स्थान वह स्थान है जो अपने समीपवर्ती क्षेत्रों की सेवा करता है या फिर उसके पास कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिन कार्यों के द्वारा वह समीपवर्ती क्षेत्र की सेवा करता है उन्हें केंद्रीय कार्य कहा जाता है। जो विशिष्ट श्रेणी के जो कार्य होते हैं जो केवल और केवल केंद्रीय स्थान वाले जो क्षेत्र होते हैं उनके पास होते हैं, उनके द्वारा वो समीपवर्ती जो क्षेत्र है उसकी सेवा करता है। नेक्स्ट है क्रिस्टोलर के सिद्धांत का एक ब्रीफ समरी लेना है अपने को, डिटेल में अपने आगे पढ़ेंगे इसको। तो क्रिस्टोलर ने अपने सिद्धांत को उच्च श्रेणी की वस्तु व सेवा से आरंभ करके निम्न श्रेणी की वस्तु व सेवा की ओर ले जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि उच्च श्रेणी की वस्तु से निम्न श्रेणी की वस्तु की ओर क्रिस्टोलर का सिद्धांत जाता है। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत जनसंख्या के आकार को या फिर इनकम के आकार को भी कह सकते हैं, अपने जनसंख्या के आकार को स्पष्ट करता है। सिद्धांत कस्बों के वितरण को स्पष्ट करता है और कस्बों की संख्या को स्पष्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में थ्योरी की आउटलाइन बना रहे हैं थोड़ी सी अपन। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत कस्बों की संख्या को स्पष्ट करता है और सेवाओं का जो स्थापन है वो किस पर निर्भर करता है, थ्रेशोल्ड जो पॉपुलेशन होती है, थ्रेशोल्ड जो इनकम होती है, देहरी जनसंख्या, मिनिमम जो जनसंख्या है किसी भी कार्य को चलाने के लिए, उस पर निर्भर करती है। सेवाओं का स्थापन, सेवाएं चलेगी या नहीं चलेगी, वो कम से कम उसको मिनिमम जो जनसंख्या है, मिनिमम जो इनकम है वो मिलनी चाहिए, तभी वो सेवा वहाँ चल पाएगी। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत दक्षिण जर्मनी की बस्तियों के, अपन देखा था जो बवेरिया जो क्षेत्र है दक्षिण जर्मनी का क्षेत्र है, ये भी पूछा जा सकता है कि बवेरिया क्षेत्र पर इनका अध्ययन कार्य था। तो जो बवेरिया जो क्षेत्र है दक्षिण जर्मनी की बस्तियों पर अध्ययन किया था इन्होंने, और केंद्रीय स्थानों के पदानुक्रम को स्पष्ट करना, एक हायरार्की बताई थी इन्होंने, बस्तियों का पदानुक्रम बताया था। नेक्स्ट है, क्रिस्टोलर ने अपने सिद्धांत में केवल रिटेल को ही शामिल किया था। इस सिद्धांत की जो भी आलोचनाएं हैं वो हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। तो आपको एक ब्रीफ समरी मिल गई होगी यहाँ। क्रिस्टोलर जो थे इन्होंने पदानुक्रम की व्यवस्था को समझाया और स्थिर के मूल्य सिद्धांत दिया। ये के मूल्य डायरेक्ट पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता है। एग्जाम के जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो डायरेक्ट यहीं से पुटअप हो जाते हैं। K=3 जो है वो बाजार नियम है, K=4 है वो परिवहन नियम है और K=7 है वो प्रशासनिक नियम है। तो ये आते रहते हैं। K=4 है वो किसको मेंशन करता है, तो आप इसको लर्न कर लेना। जर्मन ज्योग्राफर्स में अपन पढ़ रहे हैं और जो इनका अलग अलग क्षेत्र में जो योगदान है वो हम देख रहे हैं। क्रिस्टोलर को पढ़ा, अल्फ्रेड वेबर को पढ़ लिया। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कार्ल ट्रोल को। कार्ल ट्रोल जो है इनका जो जन्म है वो 24 दिसंबर 1899 को है, गैब्रेस में इनका जन्म हुआ था, और डाइट जो है वो 21 जुलाई 1975 को 75 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो जर्मन ज्योग्राफर है ये, इनका योगदान देखते हैं। कार्ल ट्रोल जो है जर्मन भूगोलवेता है, वनस्पति विज्ञान में इन्होंने पीएचडी की थी और बॉन वीवी में ये भूगोल के प्रोफेसर रहे थे। बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी में ही है। और इनके जो भाई थे विल्हेम ट्रोल, उनका भी बॉटनी जो है उसमें बॉटनिस्ट थे वो भी। इनका योगदान देखते हैं। कार्ल ट्रोल जो है वो प्रादेशिक पारिस्थितिकी विज्ञानी है, रीजनल इकोलॉजिस्ट हैं, और इनका रीजनल इकोलॉजी पर इनका अध्ययन था, फील्ड वर्क था, और बताया कि किसी प्रदेश विशेष में भूमि, ढाल, वनस्पति, जीव जंतुओं और अपवाह तंत्र, जलवायु में अंतःक्रियात्मक संबंध होता है, और इस संबंध की उसने विस्तृत व्याख्या की। इसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे। इन्होंने जो भी प्राकृतिक जो भी घटक होते हैं, अपवाह तंत्र, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतुओं, इनमें आपस में एक इंटरकनेक्टिविटी बताई, इंटरलिंकेज बताए और उसी की विस्तृत व्याख्या की। इन्होंने एंडीज जो पर्वत है उस पर काम किया, इंडियन रिसर्च पे भी इन्होंने काम किया, और इंडियन रिसर्च पे इससे पहले हम्बोल्ट ने वर्क किया था। तो हम्बोल्ट जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, उसी के वर्क को इन्होंने और एक्सपेंड किया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्ल ट्रोल के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करें तो इंडियन वर्क जो था इनका, इन्होंने वर्टिकल जोनेशन बताए थे। इंडियन जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ इन्होंने वर्टिकल जोन फॉर्मेशन बताई थी। नेक्स्ट इनका जो वर्क है, जो इंका सभ्यता है, जो पेरू जो पर्वत है, पेरू जो देश है, एंडीज पर्वत है, वहाँ इनका जो सभ्यता है वहाँ भी इनका, उन पर इन्होंने अध्ययन किया और उस सभ्यता के बारे में बताया। तो इनका सभ्यता के बारे में भी इनका अध्ययन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये वर्टिकल जोनेशन वाला भी पूछा जा सकता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बाद में वर्टिकल जो जोनेशन है इसके बारे में इन्होंने ही बताया था। नेक्स्ट कार्ल ट्रोल है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये रखना है कि ये प्रादेशिक पारिस्थितिकी विज्ञानी थे, कल्चरल इकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं, कल्चरल इकोलॉजिस्ट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। कल्चरल इकोलॉजिस्ट
कार्ल टोल को। और हम इनको यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं पहले कि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। इनकी एक समरी बना रहे हैं अपने ब्रीफ में, और इनका टाइम पीरियड निर्धारित कर रहे हैं अपने कि सबसे पहले हमने ऑस्कर पेस्टल, अरिस्टोफेन किस प्रकार पढ़ा, उनका समय क्या क्या था। इनको फिर जब इनका फील्ड आएगा तो उनको एक बार फिर से अपन अध्ययन करेंगे। जैसे इंडस्ट्री वाले ज्योग्राफर्स जो पढ़े थे उनको हम फिर से पढ़ लेंगे जब हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और कार्ल ट्रोल है, कार्ल ओ सावर है, इनका जो सांस्कृतिक जो भूगोल है उसमें इनका योगदान था। कल्चरल इकोलॉजिस्ट थे ये, इनको भी एक बार फिर से पढ़ेंगे अपन। तो आज हमने जो जर्मन स्कूल ऑफ थॉट है या जर्मन संप्रदाय है उसको कंप्लीट किया है। जर्मन संप्रदाय के जो इम्पोर्टेंट, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट के जो इम्पोर्टेंट जो ज्योग्राफर्स हैं उनको पढ़ लिया है। बहुत सारे जर्मन ज्योग्राफर थे जिनका अलग अलग जो फील्ड है उनमें योगदान है, बट हमने यहाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन्हीं को पढ़ा है। और अगस्त क्लोज को भी ले सकते हैं इसमें अपन लेना चाहें तो, बट इनका फिर डिटेल में स्टडी करेंगे जब इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब। इसको एक देखते हैं एक नज़र अपन इसको। अगस्त लोस है, वो भी जर्मन ज्योग्राफर है। इनका जो अध्ययन क्षेत्र था वो आयोवा प्रांत यूएसए का था। तो आयोवा प्रांत यूएसए में इसका अध्ययन क्षेत्र था, फील्ड वर्क किया था इन्होंने, बट ये जर्मन ज्योग्राफर थे। तो आयोवा प्रांत यूएसए में है, इसका मतलब ये नहीं कि ये यूएसए के हो गए, कई बार यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। इनकी बुक देखते हैं, द स्पाशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, द स्पाशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। और इनका सिद्धांत है बाजार क्षेत्र विचारधारा, मार्केट एरिया थ्योरी। और ये किस लिए फेमस हुए, इन्होंने एक मांग शंकु बताया, और मांग शंकु के आधार पर उद्योगों की लोकेशन किस प्रकार सेट होती है वो इन्होंने बताया। तो ये मांग शंकु सिद्धांत के कारण फेमस हुए। बाजार क्षेत्र मार्केट एरिया थ्योरी है उससे संबंधित थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मार्केट एरिया थ्योरी पे, पैसेज से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ जर्मन ज्योग्राफर्स को पढ़ा। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे फ्रांसीसी संप्रदाय, जो फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी में अल्बर्ट पेंक को भी ले सकते हैं, वॉल्थर पेंक को भी ले सकते हैं, पर जब हम जियोमॉर्फो पढ़ेंगे तो उसमें उनकी डिटेल्स स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे जो इस पर बेस्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो।